फर्स्ट क्वेश्चन देखो. In the diagram shown, with what force must the man pull the rope to hold the plank in position? Weight of the man is given to be 60 kg और plank का weight अपन को neglect करना. Okay? तो बताओ क्या करेंगे इधर. शॉर्टकट तरीका क्या होगा? मैं खाली आदमी को सिस्टम मानूं या आदमी को? प्लैंक और मैन दोनों को. प्लैंक और आदमी दोनों को एक सिस्टम मान लो. और अगर मैं मान लूं कि आदमी ने टी फोर्स लगाया होगा तो ये वाली स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी हो जाएगा. आदमी जितना फोर्स लगाएगा इस स्ट्रिंग पे उतना ही स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आदमी ने टी लगाया तो इसमें टी टेंशन आ गया. तो वैसे ही मुझे बताओ ग्रीन वाली स्ट्रिंग को मैं जो मार्क कर रहा हूँ उसमें टेंशन कितना होगा? इसमें टेंशन 2t हो जाएगा. और ओवरऑल आदमी और प्लैंक के सिस्टम में ऊपर इफेक्टिवली कितना फोर्स लग रहा है? 4t. करेक्ट. आदमी और प्लैंक के सिस्टम में टोटल 4t ऊपर लग रहा है और दोनों का कंबाइंड वेट नीचे कितना होगा? खाली आदमी का ही होगा 600 न्यूटन. तो देखो एक ही लाइन में तुम्हें आंसर आ जाएगा. 4t = 600. सो अप्लाइड फोर्स शुड बी हाउ मच? 50 न्यूटन. अच्छा, अभी अगर बाय चांस वो लोग पूछते कि आदमी और प्लैंक के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो फिर खाली आदमी का एफबीडी बन रहा है. आदमी पे नीचे 600 न्यूटन लग रहा है, ऊपर टेंशन 50 न्यूटन लग रहा है. तो प्लैंक का जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए बैलेंस करने के लिए? 450 न्यूटन. करेक्ट. समझ में आया सबको ये एग्जांपल? सर मैं 2 मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था तो वो 40 कैसे आया, एक बार समझा सकते हो वापस? ये देखिए यहाँ पे आदमी और प्लैंक मैं दोनों को सिस्टम मान रहा हूँ. ये जो मैं येलो में मार्क कर रहा हूँ ये पूरा मेरा एक सिस्टम है. तो देखिए सिस्टम पे ओवरऑल कितने स्ट्रिंग्स ऊपर फोर्स लगा रहा है? ओके. ये 2t लगा रहा है, ये t लगा रहा है, तो 4t लग रहा है ना. ओके. सेकंड क्वेश्चन देखो. सेकंड क्वेश्चन में ब्लॉक ए, बी और सी 3 ब्लॉक्स गिवन है. टू अ ग्राउंड ऑब्जर्वर ब्लॉक सी इज मूविंग विद v0. ब्लॉक सी का वेलोसिटी v0 दिया हुआ है. ब्लॉक सी का वेलोसिटी v0 दिया हुआ है. ब्लॉक ए का वेलोसिटी v1 दिया हुआ है एंड ब्लॉक बी का वेलोसिटी v2 दिया हुआ है. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे अपन को v1, v2 और v3 में रिलेशन निकालना है. कंस्ट्रेंट्स निकालने के कौन से 2 तरीके होंगे? आई कैन यूज समेशन ऑफ t डॉट v इक्वल्स टू 0. ये सबसे बेस्ट तरीका पढ़ा ना तुमने, राइट? यस सर. तो इसमें अगर मैं टेंशन मान लूं, मुझे बताओ ब्लॉक सी पे इफेक्टिवली कितना टेंशन लग रहा होगा? t लेफ्ट में और t t√2 नीचे. और ब्लॉक सी का वेलोसिटी कितना है? v0 राइट की तरफ. तो ब्लॉक सी के लिए मुझे बताओ t डॉट v क्या होगा? ब्लॉक सी के लिए t√2 v0 माइनस नहीं t डॉट v ना. तो ये वाला t और ये वाले v0 का डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा. खाली ये वाला t कंट्रीब्यूट करेगा ना. यस माइनस t v0 होगा ना ब्लॉक सी के लिए. और ब्लॉक ए के लिए क्या होगा? t राइट में और v1 भी राइट, +tv1. तो प्लस t v1 होगा. और ब्लॉक बी का इफेक्टिव वेलोसिटी कितना होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? v2 तो रिलेटिव टू c है, तो एक्चुअल में वो v0 राइट में भी जा रहा होगा ना. v2 वेलोसिटी ब्लॉक बी का रिलेटिव टू c है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो राइट में भी जा रहा होगा v0 से. बट ब्लॉक बी पे टेंशन कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ. तो ब्लॉक बी के लिए मुझे बताओ t डॉट v क्या लेंगे? कौन सा वेलोसिटी कंट्रीब्यूट करेगा? खाली माइनस t v2. तो सबके ये t डॉट v ऐड करके 0 कर देंगे. तो t v1 माइनस t v0 माइनस t v2 विल बी इक्वल्स टू 0. तो क्या रिलेशन मिल रहा है? क्या रिलेशन मिल रहा है? v1 इक्वल्स टू v1 minus v2 equal to v0. v1 माइनस v2 इक्वल्स टू v0. ऑप्शन ए मैच हो रहा है. लेट मी नो इसमें क्या डाउट था. हर्षल तुम कुछ पूछ रहे थे, बताओ. मैं पूछ रहा था सर्वेश. हाँ सर्वेश बताओ क्या पूछ रहे थे. सर ए और बी का हम एक्चुअल वेलोसिटी v मान सकते हैं. ए और बी का एक्चुअल वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी क्या मान सकते हैं? v नहीं, एक्चुअल वेलोसिटीज तो इनके अलग रहेंगे ना, सेम नहीं रहेंगे. जो सी पे जो ऑब्जर्वर होगा उसको ए और बी का वेलोसिटी सेम लग रहा होगा. बट यहाँ पे अपन कौन से फ्रेम में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं?
वैज के फ्रेम में या ग्राउंड के फ्रेम में? ये जो कंस्ट्रेंट अपन ने अप्लाई किया, ये कौन से फ्रेम में अप्लाई किया? ग्राउंड। ग्राउंड फ्रेम। वो सेम नहीं मानेंगे ना, ग्राउंड फ्रेम में तो अलग हो सकता है क्योंकि सी भी मूव कर रहा है, और एक्चुअल में अलग होगा ना क्योंकि बी का वैल्यू ग्राउंड फ्रेम में तो बी नॉट राइट की तरफ और बी टू नीचे की तरफ, बहुत ही रैंडम आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो तुम वेज के फ्रेम में करते, मुझे बताओ सी के फ्रेम में सिचुएशन क्या होती? मुझे बताओ ए का वेलोसिटी सी के फ्रेम में क्या होता? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी क्या लिखेंगे? ए का वेलोसिटी माइनस सी का वेलोसिटी, जो कि v1 माइनस v नॉट आ जाएगा। यस और नो? यस सर। और ये पुली से कनेक्टेड है, b का वेलोसिटी v2 नीचे, और ये तो रिलेटिव वेलोसिटी दिया है ना v2 इज द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू c ओनली। तो अगर मैं वेज का फ्रेम ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू c, तो तुम देख पा रहे हो a का और b का ये वेलोसिटी होगा, और इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो देखो सेम कंस्टेंट आ रहा है कि नहीं? यस, सेम आ रहा है ना, v1 माइनस v नॉट इक्वल्स टू v2। तो अगर तुम वेज सी के ब्लॉक सी के फ्रेम से करते हो तो भी आंसर सेम ही आ जाएगा। और अपन ने सेगमेंट्स वाला मेथड भी डिस्कस किया था, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2, वो थोड़ा सा लेंदी होगा, मगर उससे भी अगर तुम करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, राइट? तुम्हें जो भी कंफर्टेबल लगे उससे तुम कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा बेस्ट तरीका था? आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक सी भी काफी इजी था, राइट? ये भी यूज कर सकते थे, इससे भी आंसर काफी जल्दी आ रहा। एग्जाम्पल 3, ये भी आसान सवाल है, शॉर्टकट तरीका अप्लाई कर दो तीनों केसेस में, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में एक्सेलरेशन क्या होगा? एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हैं, m2g अपॉन m1 प्लस m2, राइट? केस 2 में एक्सेलरेशन क्या होगा? कौन बड़ा है, m1 की m2? m1 माइनस m2। m1 बड़ा है, करेक्ट। तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, ये वैल्यूज भी दी हुई है ना, तो ये डाल देते। m2 कितना दिया हुआ है? 3। तो ये 30 अपॉन m1 प्लस m2 आ रहा है, 30 अपॉन 7। इस केस में कितना आ रहा है? 10 अपॉन m1 प्लस m2 आ रहा है इस केस में। यस। और थर्ड केस में m2g माइनस m1g sin 30 विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 a3। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? m2 कितना? 3 और m1 by 2 मतलब 2, तो 3 माइनस 2 1, तो LHS में 10 बचेगा और ये 10 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ रहा है? A2 और A3 तो सेम आ रहे हैं, सेम है, और A1 उनसे बड़ा है कि छोटा है? A1 बड़ा है, तो ऑप्शन बी मैच हो रहा है। सब लोग कंफर्टेबल हो इससे? यस सर। एग्जाम्पल 4, अच्छा देखो, ये भी कंस्ट्रेंट का अच्छा सवाल है, इसमें भी काफी लोग मिस्टेक करते हैं। In the figure, the block moves downwards. The block moves downwards with velocity v1. The wedge moves rightwards. Wedge moves rightwards with velocity v2. We want to find the relation between v1 and v2. तो v1 v2 में रिलेशन कैसे निकालेंगे? कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर दो। सबसे बेस्ट तरीका, कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो t डॉट v को 0 कर दो, ये हमेशा सही आंसर देगा। यस। और ब्लॉक के लिए चेक करते हैं, ब्लॉक जो है वो कितने से नीचे जा रहा है? v1 और टेंशन ऊपर नीचे जा रहा है, और इस पे टेंशन T ऊपर लग रहा होगा, तो माइनस T v1 होगा। और अभी वेज के लिए चेक करते हैं, और जब भी तुम वेज बनाओगे तो पुली को भी वेज का ही पार्ट मान लिया करो, पुली को भी वेज का ही पार्ट मान लिया करो। तो वेज पे क्या क्या टेंशन लग रहा है? ये T इधर लग रहा होगा, ये T इधर लग रहा होगा, और एक और T इस एंगल पे लग रहा होगा, राइट? यस। और ये जो एंगल है वो वर्टिकल से थीटा दिया हुआ, तो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा होगा, t sin थीटा, करेक्ट, t sin थीटा। और वेज का वेलोसिटी v2 राइट की तरफ, तो ये वाला टेंशन तो कंट्रीब्यूशन नहीं देगा ना डॉट प्रोडक्ट में, ये वाला टेंशन। यस। और जो टेंशन्स को मैं दूसरे कलर में बना रहा हूँ, ये दोनों टेंशन्स कंट्रीब्यूशन दे देंगे, और उसका मैं खाली हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट लूंगा। तो हॉरिजॉन्टल में t प्लस t sin थीटा होगा इनटू v2, राइट? तो इसके लिए t डॉट v ये आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके अपन 0 के इक्वल कर देंगे। तो माइनस t v1 प्लस t1 प्लस साइन थीटा v2 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो t कैंसिल, तो ऑप्शन डी मैच हो रहा है।
सब लोग कंफर्टेबल हो अभी इस मेथड से? Yes, sir. ओके सर एग्जांपल डाउनवर्ड वाला टी जो आपने ग्रीन में मार्क किया वो नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो वर्टिकल में है ना, करेक्ट, उसका एंगल V2 से 90 होगा ना, तो डॉट प्रोडक्ट में वो जीरो कंट्रीब्यूशन देगा। जीरो कंट्रीब्यूशन। यस। एग्जांपल 5 स्यूडो फोर्स के ऊपर बेस्ड है ये। यहाँ पे ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड कर रहा है, ये वाला ब्लॉक। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द चेंबर, ये पूरा चेंबर राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद ए, द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस L अलोंग द इंक्लाइन। तो ये जो L होगा ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग द इंक्लाइन, और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 मानेंगे अपन, राइट। और एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो उसके लिए मैं इसका FVD बना दूंगा कौन से फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से या चेंबर के फ्रेम से? NIF। तो नीचे वेट लग रहा है, एंड सीडो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? MA right, MA left. MA लेफ्ट की तरफ, करेक्ट। और आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन। नॉर्मल के अलोंग तो चेंबर के फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 होगा, ये नॉर्मल भी यहाँ पे लग रहा होगा, बट इससे अपन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वी विल ओनली सी अलोंग द इंक्लाइन, और अलोंग द इंक्लाइन में इसका एक्सेलरेशन A रिलेटिव मान लेगा। MA cos theta plus MG sin. वेरी गुड। MA cos थीटा Plus MG sin theta. इक्वल्स टू MA रिलेटिव। तो यहाँ से तुम्हें A रिलेटिव की वैल्यू मिल जाएगी इजीली, A cos थीटा प्लस G sin थीटा। और मुझे टाइम निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? Second equation of सेकंड इक्वेशन से टाइम की वैल्यू 2s by a आ जाएगी, 2l by a रिलेटिव का अंडर रूट। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी, करेक्ट। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इससे ये टाइम आ जाएगा, राइट। ओके, एग्जांपल 6 देखते। इसमें भी वेज का एक्सेलरेशन दिया हुआ है। इन द फिगर शोन इन द फिगर, wedge is pushed with an acceleration of 10√3 meters per second square towards left. It is seen that the block starts climbing up on the smooth inclined face of the wedge. What is the time taken by the block to reach the top? ये भी सेम टाइप का ही सवाल है। इस केस में ब्लॉक का अगर तुम FVD बनाओगे तो MA राइट में लग रहा होगा, MG नीचे, तो इस तरफ MG sin 30 और इस तरफ MA cos 30। कौन सा फोर्स बड़ा होगा, MG sin 30 या MA cos 30? MA cos 30. MA cos 30 बड़ा होगा, तभी ब्लॉक लाइन स्लाइड कर रहा है, और इसका अब दी इंक्लाइन एक्सेलरेशन A रिलेटिव मान लेते। तो M into A मतलब 10√3 एंड cos 30 मतलब √3/2 माइनस MG, G को 10 ले लो इंटू sin 30 इंटू हाफ, M into 5. इंटू A रिलेटिव, M कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 इंटू 3 15 माइनस 10 5 10 minus 5 10. सॉरी 10 आ रहा है, 15 minus 5 10. 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है A रिलेटिव, और लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, U को 0 मान लो, तो S क्या होगा? अगेन 2l by A का अंडर रूट 1/√5। ऑप्शन बी मैच हो रहा है, राइट। हाँ सर। सेम टाइप का सवाल था एग्जैक्टली। Sir, half 80. कुछ मिस्टेक Sir, की? S की T. S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो टाइम की वैल्यू जो है वो 2 into S by A का अंडर रूट होगा ना, यही आ रहा है ना सर वो टी Sir, आपने S लिखा है ना, कंफ्यूज हो गया, T आएगा. ओ सॉरी ये T होगा, करेक्ट। सर आपने MA वो राइट की तरफ लिया क्योंकि वो वेज का एक्सेलरेशन लेफ्ट में वो 10√3 है। करेक्ट, वेज लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो स्यूडो फोर्स फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होगा ना, तो राइट में बना दिया स्यूडो फोर्स। ओके, एग्जांपल 7 देखो, यहाँ पे ये पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग दिख रहा है तुम्हें, एक ही स्ट्रिंग है ना ये पूरा, Yes. तो 2m और m दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, अलग होगा? 2m का अगर मैं एक्सेलरेशन A डाउन द इंक्लाइन मान रहा हूँ, तो m का सेम एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ मान सकता हूँ? यस सर। और पूछा क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय द क्लैंप ऑन द पुली P, तो अगर पुली P पे क्लैंप कितना फोर्स लग रहा है ये मुझे फाइंड करना है, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? टेंशन निकालना। Yes. और टेंशन निकालने के लिए पहले शॉर्टकट तरीके से एक्सेलरेशन निकाल सकते। यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइन क्या फोर्स लग रहा है? mg cos sin 2m alpha sin and 30. 2mg sin 30, और नेट फोर्स, नेट असिस्टिंग फोर्स इज 2mg sin 30
और इसको टोटल मास, डायरेक्टली मैं टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन लिख 3m. सकता हूँ इस तरीके से। सर तो 3m. अच्छा ये 3m सॉरी ये 3m होगा, राइट। तो 2 और sin 30 कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन g/3 आ रहा है। अभी टेंशन निकालने के लिए कौन से ब्लॉक का एफवीडी प्रेफर करोगे, 2m या m? m. करेक्ट, M. m खाली t लग रहा है और m का एक्सेलरेशन a हो रहा है, तो t को मैं डायरेक्टली ma मतलब mg/3 लिख सकता हूँ। Yes. और देखो ऑप्शंस में वो लोग आई कैप और जे कैप में नेट फोर्स पूछ रहे, नेट फोर्स बाय व्हाट, फोर्स अप्लाइड बाय क्लैंप ऑन दी पुली। तो क्लैंप ने पुली के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा, टेंशन ने जितना भी लगाया होगा एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट। तो पुली पे टेंशन कहाँ फोर्स लगा रहा है, एक तो नीचे लगा रहा है टी, और Break down the incline. और ये वाली टी को अगर मैं रिजॉल्व करूँ, देखो ये एक्स और वाई दिया हुआ है, तो ये टी का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, 30। 30. तो इसका हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट t/2. टी cos 30 होगा एंड Cos वर्टिकल में t sin 30. टी sin 30। तो टेंशन का जो नेट फोर्स होगा, टेंशन ने मिलके जो नेट फोर्स लगाया होगा हॉरिजॉन्टल में, मैं बोल सकता हूँ उसको माइनस टी cos 30 आई कैप, मतलब माइनस mg/3 इंटू cos 30 √3/2 आई कैप, और वर्टिकल में क्या होगा t प्लस t/2 मतलब 3/2 t 3/2 इंटू mg/3 जे कैप। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और क्लैंप ने जो फोर्स लगाया होगा वो एग्जैक्टली टेंशन का नेगेटिव होगा, तो क्लैंप का जो नेट फोर्स है वो कितना आ जाएगा, ये √3 इसको √3 बना देगा, तो प्लस mg/2 √3 आई कैप एंड प्लस mg/2 जे कैप। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? अच्छा mg/6 को अगर मैं कॉमन ले लूं, mg/6 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर, √3 plus 3 √3 आई कैप plus 3 j का. प्लस 3 जे कैप। अभी कोई मैच हो रहा है ऑप्शन? हाँ b. बी। सर हाँ बताओ। सर इसमें अपने फोर्स ऑफ क्लैंप को माइनस टेंशन कैसे लिया? देख यहाँ पे जब तू ये पुली को ऑब्जर्व करेगा, ये वाले पुली को ऑब्जर्व कर, मुझे बता ये पुली मूव कर रहा है कि रेस्ट पे? रेस्ट पे। पुली रेस्ट पे, राइट। और पुली पे जो टेंशन है वो मिलके ये फोर्स लगा रहा है, और अगर मैं चाहता हूँ कि पुली रेस्ट पे हो तो टेंशन ने मिलके पुली पे जितना भी फोर्स लगाया होगा, यहाँ पे जो क्लैंप होगा जो पुली को पकड़े रखा हुआ है, क्लैंप ने एग्जैक्टली टेंशन के ऑपोजिट फोर्स लगाया होगा हाँ ओके ओके सर। उसको बैलेंस करने के लिए। सर तो हम रिएक्शन फोर्स मान सकते हैं? एक तरीके का वो रिएक्शन फोर्स। एफ क्लैंप अगर टी नेट के नेगेटिव होगा तभी पुली के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना, दोनों का मिला के। हाँ सर। नेट फोर्स ऑन पुली विल बी 0 ओनली इफ दिस कंडीशन इज अप्लाइड। हाँ सर। जो नेट फोर्स है वो टी नेट प्लस एफ क्लैंप होगा, तो वो 0 करेंगे तो यही आ जाएगा। समझा अभी? हाँ सर समझा। ओके चलो एग्जांपल 8 देखते। तो आई कैप और जे कैप में कैसे रिजॉल्व किया वो बता सकते हो तो? मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा देखो वेक्टर्स वापस रिवाइज कर लो। ये इस स्टेज पे ऐसे डाउट्स आने नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ फिर भी। ये एंगल देख कितना होगा, ये 30 डिग्रीज होगा। मतलब एक्सीलरेशन पे अपने उसमें वो टेंशन को उसमें ये पुली के हिसाब से रिजॉल्व किया है ना? हाँ मैंने ये जो पुली है, पुली पी, ये पुली का मैंने एफवीडी बना दी। तो इस पुली का जब मैंने एफवीडी बनाया तो किससे किया था वो समझ में नहीं आ रहा, इससे पूछा। अच्छा अभी समझ में आया? यस सर यस। Okay. See, example 8. Block is kept on a smooth inclined plane of angle of inclination theta that moves with a constant acceleration so that the block does not slip relative to the inclined plane. If the inclined plane stops, the normal force offered by the plane on the block changes by what factor? मुझे बताओ, जब ब्लॉक को मैंने inclined plane पे रखा हुआ है of inclination theta, और अगर ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा तो प्लेन इंक्लाइन प्लेन को कितना एक्सेलरेशन दिया होगा? स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये अपन ने पढ़ा है, g tan theta. g tan थीटा, करेक्ट। और इस केस में ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो कैलकुलेट करने के लिए मैं ब्लॉक का एफवीडी बना लूंगा। कौन से फ्रेम में? NFR. नेफॉर फ्रेम में। तो इस पे mg और ma लग रहा होगा, और अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसको बैलेंस कर रहा है?
एनआई mg ऑफ ऑल में तो ब्लॉक रेस्ट पे होगा, तो एन कॉस थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है, तो पहले केस में जो नॉर्मल होगा n1 वो mg cos थीटा होगा, राइट, जब फ्रेम एसिलेट कर रहा था, जब इंक्लाइन एसिलेट कर रहा था। सेकंड केस में क्या किया अपन ने, इफ द इंक्लाइन प्लेन स्टॉप्स, जब इंक्लाइन प्लेन स्टॉप हो जाएगा उस केस में तो नॉर्मल फोर्स जो है वो mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। अगर इंक्लाइन स्टॉप हो गया उस केस में तो ब्लॉक खाली डाउन द इंक्लाइन जा रहा होगा ना, g sin थीटा से। तो स्टॉप होने के बाद n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg cos थीटा। ये पार्ट समझ में आया सबको? मतलब n1 को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमें n2 मिलेगा, तो x की वैल्यू जो है वो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगी ना। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। समझ में आया सबको? ये एग्जाम्पल 9 देखिए। ओके, ये सवाल देखो। A ball connected with a string is released at an angle of 45 degrees with the vertical as shown in the figure. Then the acceleration of the box at that instant will be. अगर मैं इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, बॉल पे क्या क्या फोर्स लग रहा है बताओ, नीचे mg, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे टेंशन लगा रहा होगा, क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है? सुडो नहीं, मैं ग्राउंड फ्रेम से ही देख रहा हूँ ना इसको, मैं ग्राउंड फ्रेम से ही देख रहा हूँ, तो सीरो फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है ना। मुझे बताओ क्या ये बॉल अलोंग द स्ट्रिंग एसिलेट कर पाएगा? इस डायरेक्शन में इसका कोई भी एसिलेशन होगा? नहीं सर, एसिलेशन इस डायरेक्शन में तो जीरो होगा ना, अदरवाइज स्ट्रिंग एक्सटेंड कर जाता। स्ट्रिंग का अगर ये वाला एंड फिक्स्ड है तो इसका मतलब बॉल का जो एसिलेशन है वो अलोंग द स्ट्रिंग जीरो होना चाहिए। बॉल का जो वेलोसिटी है वो इस तरफ जीरो होगा, और वेलोसिटी जीरो होगा तो एसिलेशन भी जीरो आ जाएगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग अगर मैं फोर्स इक्वेशन लिखता हूँ, मुझे बताओ mg का कंपोनेंट कितना होगा अलोंग द स्ट्रिंग? mg cos 45, तो ये mg by √2 हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? mg by √2 होगी। अच्छा, बॉक्स का मास भी सेम m दिया हुआ, तो अभी अगर मैं बॉक्स का fvd बनाता हूँ, बॉक्स के fvd में इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा, और इस पे स्ट्रिंग टेंशन कहाँ पे लगा रहा होगा? स्ट्रिंग के अलोंग इसी तरफ टेंशन लगा रहा होगा t, और ग्राउंड का नॉर्मल फोर्स इस बॉक्स पे ऊपर लग रहा होगा। तो मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है ये बॉक्स किस तरफ एसिलेट करेगा, लेफ्ट या राइट? राइट की तरफ होगा, क्योंकि टेंशन का यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है which is t cos 45 एंड टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट t sin 45 या cos 45, एक ही बात है, सेम ही होगा, t by √2 और t by √2। तो इसका एसिलेशन अगर मैं राइट की तरफ मान लूं, तो इसके लिए फोर्स इक्वेशन बनेगा t cos 45 इक्वल्स टू मास इनटू एसिलेशन, और t खुद mg by √2 है, और एक और 1 by √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, g by 2 by 2 इक्वल्स टू ma बन जाएगा, g by 2। यहाँ से एसिलेशन g by 2 आ रहा है, ऑप्शन सी मैच हो रहा है, राइट। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा देखो, ये नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स पे बेस्ड है। यहाँ पे स्पीयर का रेडियस दिया हुआ है r, और स्पीयर जिस पॉइंट पे यहाँ पे कांटेक्ट बना रहा है उसका हाइट बॉटम से r/5 दिया हुआ है, और वेज जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड से, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्पीयर एट दिस इंस्टेंट। अच्छा, लेफ्ट वाला बॉल तो फिक्स्ड है ना, तो स्पीयर का वेलोसिटी तुम देख पा रहे हो इधर वर्टिकल में ही पॉसिबल, स्पीयर कुछ तो वेलोसिटी से वर्टिकल की तरफ ही मूव करेगा, और जो कॉमन नॉर्मल होगा वेज और स्पीयर दोनों से, वो स्पीयर के सेंटर से पास हो रहा होगा, वेज के परपेंडिकुलर होगा और स्पीयर के सेंटर से पास हो रहा होगा, राइट? यस सर। देखो यहाँ पे एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल देख पा रहे हो तुम लोग? ट्राइंगल में ये ब्लू वाला साइड कितना होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर r, और ये वर्टिकल साइड जो है वो कितना है, r/5। तो ये जो एंगल है इसको अगर मैं थीटा मान लूं, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा विल बी 1/5, यस और नो?
मैंने कौन से एंगल को थीटा माना ये फिगर आउट कर पा रहे हो ना, जो मैंने सर मार्क किया हुआ है। सर वो r/5 कैसे आया? 4r/5 आना वो चाहिए। r/5 आएगा ना? अच्छा रुको सॉरी, सही बोल रहे हो। r/5 जो है वो बॉटम से डिस्टेंस दिया हुआ है, सही बोल रहे हो। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, ये वाला जो डिस्टेंस है वो r/5 है, तो तुम सही बोल रहे हो। ये वाला जो डिस्टेंस है ये 4r/5 होना चाहिए, तो cos थीटा जो है वो 4/5 हो जाएगा। दैट मींस थीटा इज हाउ मच? 37 degrees. Theta will be 37 degrees. Now we can apply normal constraint. Theta अभी अगर मुझे 37 मिल गया तो I can see that ये वाला जो velocity है उसका भी एंगल इसके साथ 37 होगा, तो Yes. इसका कंपोनेंट along the common normal is v cos 37 और वेज का वेलोसिटी 20 लेफ्ट की तरफ है, तो इसका कंपोनेंट along the common 20 normal जो है वो sin 20 sin 37। तो इन दोनों को इक्वेट करके अपन v की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3/5 4/5 5 कैंसिल, 15 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है आंसर। ऑप्शन बी। करेक्ट। ओके सर हाँ बताओ। सर आपने जो बोला लास्ट वाला किया वो एक बार समझा सकते हो कैसे आया? एक लास्ट वाले में मैंने ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट्स लिए वेलोसिटीज के और उसको इक्वेट कर दी। मैं डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख इधर। देख ये 4r/5 था, ये समझ में आया? हाँ ये कॉमन नॉर्मल था, ये कॉमन नॉर्मल और ये एंगल 37 डिग्रीज आ गया था, राइट। और स्फीयर का वेलोसिटी ऊपर की तरफ v मान लिया मैंने और वेज का वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ 20 दिया, तो v का कंपोनेंट अलोंग दिस कॉमन नॉर्मल ये एंगल 37 है ना, तो ये v cos 37 होगा और वेज के वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल ये 20 sin 37 होगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, ओके ये आ जाएगा आंसर। ओके सर समझ, थैंक यू। ओके चलो।